हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चों को हिंदी का कॉपी में सभी प्रश्न तो आते हैं, लेकिन वे लोग अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण उन लोगों का अच्छा नंबर नहीं आ पाता है। ठीक है ना। तो वही आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी की कॉपी को कैसे लिखें ताकि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। देखिए, ये आपका 2026 का हिंदी का आपका यहाँ पे मैं पेपर लेकर के आ गया हूँ। ये आपका मॉडल पेपर है, ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा। देख लीजिए, कोड यहाँ पे 925 है और ये 866 AX है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये आपका कॉपी है, देख लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपका कॉपी है और इस कॉपी में देखिए आपको ऐसे हम बताने वाला हूँ कि कैसे आपको लिखना है। देखिए, ये लिखा गया है। इसी तरीके से मैं बताने वाला हूँ हर एक कॉपी को कैसे आपको लिखना होगा। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब मैं आप सबको पूरा बता लूंगा तो आपके अंदर यह समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या गलती कर रहे थे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका सबसे पहले कॉपी का आपका फ्रंट पेज है। ठीक है ना। ये वाला सबसे पहले आप लोग कितना भी अच्छा लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और अपना विषय और ये सब नहीं भरेंगे तो आपका नंबर भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको भरने वाले हैं। देखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आप सबको बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका ये यहाँ पे कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक देखो लिखा गया यहाँ पे अंकों में। किसमें? अंकों में। तो आप लोग को जो प्रवेश पत्र मिलेगा उस प्रवेश पत्र पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक लिखा रहेगा ऐसे, 1 2 3 5 9 7 0 5 4, इस टाइप में आपको रोल नंबर दिया रहेगा आपके प्रवेश पत्र पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नीचे दिया गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। देखिएगा यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे आपको पढ़ के शब्दों में नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? यहाँ पे लिखना होगा जो एक है ना पहले ये वाला, उसको लिखेंगे यहाँ पे एक लिख देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। 2 है तो लिखेंगे क्या? 2, फिर लगाएंगे कॉमा। 3 है फिर लिखेंगे 3, फिर लगाएंगे कॉमा। क्या है? 5 है तो लिखेंगे क्या? 5, फिर लगाएंगे कॉमा। क्या है? 9 है तो लिखेंगे 9, फिर लगाएंगे कॉमा। यहाँ 7 है तो लिखेंगे 7, फिर लगाएंगे कॉमा। और क्या है? 0 है तो आगे लिखेंगे यहाँ पे 0, फिर लगाएंगे कॉमा। अब क्या है? देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर लगाएंगे कॉमा। और यहाँ पे आपका 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे और फिर लगाएंगे यहाँ पे। अब हो गया, ये लिख लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? आगे दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। पहला है विषय, तो हम लोग हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे विषय में क्या? हिंदी। क्या लिखेंगे? हिंदी लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखा गया प्रश्न पत्र, यानी कि प्रश्न पत्र कौन है तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न पत्र केवल। केवल एक ही है तो लिखेंगे केवल, केवल। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये क्या होता है? देखिएगा, ये आपका ये पेपर है। इस पेपर पे ये जो लिखा गया है 866 AX लिखा है, 866 AX। तो इस बॉक्स में आपको भरना होगा क्या? यहाँ पे 866 AX। चलिए भरते हैं 866 AX। बिल्कुल सही, 866 AX। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन मान लेते हैं कि आपका मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। तो यहाँ भरेंगे क्या? मंगलवार। मंगलवार जिस दिन को पड़ेगा आप लोग यहाँ पे भर देंगे। मंगलवार, सोमवार, बृहस्पतिवार या रविवार या शनिवार यहाँ भर देंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ लिखा गया है परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि एवं पाली, तो पहले परीक्षा का तिथि लिखेंगे, जिस डेट को आपका पेपर होगा यहाँ पे लिखना होगा। मान लेते हैं हमारा क्या है? 24 तारीख है तो 24, और मान लेते हैं फरवरी तो दूसरा महीना, और आपका 2026 में पेपर देना है तो 2026 लिख देंगे। और तो पहले डेट लिखेंगे फिर पाली। तो आप लोग का सुबह में होगा। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोगों का क्या होगा? सुबह में होगा। जब सुबह में पेपर होगा तो उसको लिखेंगे प्रथम पाली। लिखेंगे प्रथम पाली।
ठीक है, लिख देंगे क्या, प्रथम पाली। इसके बाद से देखिए प्रथम पाली लिखने के बाद से नीचे दिया गया आपका यहाँ पे केंद्र का नाम, केंद्र का नाम। तो केंद्र का काम नाम क्या लिखेंगे, देखिए आपके प्रवेश पत्र पे लिखा रहता है जिस स्कूल में आपका सेंटर जाएगा, जिस स्कूल में आपका सेंटर जाएगा उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो मान लेते हैं हमारा स्कूल आपका, मान लेते हैं हम लोग कि जो हमारा यह है गया है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल, राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल में मेरा सेंटर गया हुआ है, तो ये लिख देंगे राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल। बिल्कुल सही, इतना हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है कि परीक्षा कक्ष संख्या, यानी परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में आप अपना पेपर दे रहे हैं, यानी किस रूम में बैठ के अपना पेपर दे रहे हैं, उस रूम नंबर को यहाँ लिखना है। मान लेते हैं हम रूम नंबर 7 में, तो यहाँ लिख देंगे क्या 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर। तो ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपके जो क्लास टीचर आएंगे, जो आपका पेपर देंगे, कॉपी देंगे, उनका यहाँ पे साइन, उनका नाम होगा और वही अपना यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। तो इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद से आपको अब करना है इसमें क्वेश्चन को हल करना है। देखिए तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये है आपका पेपर। अब इस पेपर में सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए इस पेपर में क्या है लिखा गया। देखिए समान निर्देश आप लोग जरूर पढ़िएगा। लिखा गया है यहाँ पे कि नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देख लीजिएगा 3 घंटे 15 मिनट आपका पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट क्या है, केवल आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके आगे देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है यहाँ पे सामान्य निर्देश। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, आपको पता है। दूसरा नंबर देखिए यहाँ लिखा गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा क्या लिखा गया है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है, बिल्कुल सही। चौथा, इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितना है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बाल व्हाइट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना, यानी इसको रंग देना है। उसके बाद देखिए आपका ये 6 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर निर्देश क्या कह रहा है यहाँ पे कि खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित, यानी कि जो 20 आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा ना, उस 20 बहुविकल्पी के लिए 20 नंबर आपका दिया जाएगा। हर नंबर पे, हर प्रश्न पे आपका 1 नंबर है। आगे बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु यहाँ पे नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, मतलब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का अवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एक क्वेश्चन सही किए और एक गलत कर दिए तो नंबर कटता है, लेकिन इसमें नंबर नहीं कटेगा। अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, मतलब ये बोल रहा है कि आप लोग सभी प्रश्न को कीजिए, गलत या सही आप लोग सभी प्रश्न को कीजिए। आगे देखिए यहाँ लिखा गया है कि OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, यानी कि गोले को ना काटना है, ना आपका यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं मेटस, मतलब यहाँ पे रबड़, उसको क्या करना है, उससे नहीं मिटाना है, और ना ही वहां पे व्हाइटनर का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए 7वां दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। सही बात है, हर प्रश्न के सामने क्या दिया गया, उसका अंक दिया गया कि ये कितने नंबर का है। आगे खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी मतलब लिखित प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित है। देखिए आपका 70 नंबर का होगा तो 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न और 50 नंबर आपका क्या हो जाएगा, लिखित प्रश्न। आइए अब देखते हैं आगे। अब आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देख लीजिए जब ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, इस बहुविकल्पी प्रश्न में मैं आप सबको नहीं करा रहा हूं, केवल इस वीडियो में मैं आप सबको लिखित प्रश्न कराने वाला हूं। इसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, तो इसको अभी छोड़ देना है। आइए अब देखते हैं ये वाला प्रश्न, लिखित प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहां से आपका लिखित प्रश्न स्टार्ट होने वाला है। देखिए ये यहां से आपका ये लिखित प्रश्न स्टार्ट होगा। लिखा गया है यहाँ पे खंड ब,
यही क्या है आपका खंड ब है, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। लिखा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखिए यहाँ लिखा है 2 + 2 + 2 = 6, यानी कि इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का है। देखिए ये आपका पहला गद्यांश है कि हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। तो देखिए ये जो आपका गद्यांश दिया गया है, इसका हमको क्या करना है, देखिए इसके पीछे वाले पेज पे यहाँ पे बताया गया होगा कि क्या करना है। देखिएगा आप लोग, यहाँ समझिए। देखिए ये गद्यांश था, जो पीछे था उसमें का ये बचा हुआ गद्यांश था। आगे लिखा गया, देखिए पहला प्रश्न लिखा गया, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा नंबर, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा नंबर, विभिन्न प्रकार के विरोध क्या है, इन्हें किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। यह क्वेश्चन दिया गया, 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न में आपको 2-2 नंबर का है, यानी कि 6 नंबर का मिलेगा। अब देखिए अथवा करके दिया गया है ये, तो आप इसको कीजिए या आप इस गद्यांश को कीजिए। चलिए हम पहला ही गद्यांश को करते हैं, देखिएगा। तो अब हम लोग को कैसे करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यही आपका कॉपी था। अब इस कॉपी को हमको कैसे लिखें, देखिएगा। सबसे पहले ये आपका यहाँ देख लीजिए, इस कॉपी को आपको यहाँ ऐसे कॉपी मिलेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये लिखा रहेगा, लोगो लगा रहेगा और यहाँ पे कुछ कोड लिखा रहेगा ये वाला, ठीक है ना। अब समझिएगा, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले सलाख लीजिएगा, इसको ऐसे लाइन दे दीजिए, 2-2 लाइन, और इधर भी आप लोग 2-2 लाइन ऐसे दे दीजिएगा। उसके बाद से देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न और प्रश्न संख्या 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो आपका ये गद्यांश दिया गया ना, उसकी लाइन में जो दिया गया पहले लाइन का 2-3 शब्द यहाँ लिख लीजिएगा और डॉट डॉट करके 2-3 शब्द यहाँ पे लिख लीजिएगा, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी जांच करे ना तो उसको पता लग जाए कि इसी जो आपका यहाँ गद्यांश दिया गया, इसी गद्यांश का यह संदर्भ और व्याख्या लिखा गया है। बिल्कुल सही। अब देखिए आगे, अब पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का व्याख्या यानी संदर्भ। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ हेडिंग के रूप में, और उस लाइन को छोड़ करके अगले लाइन से लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि यह गद्यांश भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अहिंसा के विषय में है। इसमें बताया गया है कि हमारी नैतिकता का आधार अहिंसा है, जिसका दूसरा रूप त्याग और हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है, ठीक है। आगे लिखिएगा, यह बताया गया है कि अहिंसा और त्याग से भोग मिला है और समाज में विरोध समाप्त किया जा सकता है, जिनके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इतना लिख लीजिएगा। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, यानी कि ये हो गया क्या, आपका संदर्भ हो गया। अब आप लोग लिखिएगा व्याख्या। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है तो लिखिएगा उपर्युक्त गद्यांश की रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। देखिएगा यही है रेखांकित अंश, समझ लीजिए एक बार और। देखिए ये वाला आपका रेखांकित अंश है, जहां तक नीचे अंडरलाइन किया गया है, देखिए ये नीचे तक, ये यहां तक। तो पढ़ लीजिए पहले इसको, तभी समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है। लिखा गया है कि हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है। अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। यहां तक आपको व्याख्या करना है। चलिए देखते हैं यहां तक कैसे व्याख्या करेंगे। ध्यान दीजिए, अब यहां पर लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांशों की रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गया। अब पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे, इस गद्यांश में बताया गया है कि अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। इसका अर्थ यह है कि अहिंसा का मुख्य रूप त्याग है, यानी किसी भी प्रकार की अहिंसा न करना ही हिंसा है, और इसके लिए हमें सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। दूसरी ओर हिंसा स्वार्थ से उत्पन्न होती है, जो अक्सर भोग के रूप में सामने आता है। इस प्रकार स्वार्थ और
स्वार्थ और भोग से हिंसा को जन्म मिलता है। इतना लिख लेंगे तो ये आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या हो जाएगी। अब आपका इसमें एक और प्रश्न है, उस प्रश्न को वो देख लीजिए। देखिएगा, ये पेपर में देखिए, इस पेपर में इस पर एक प्रश्न दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के विरोध क्या है, इन्हें किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे यहां पे, अब समझिएगा। देखिए, तो यहां लिख देंगे कि विभिन्न प्रकार के और डॉट डॉट इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, मतलब यह क्वेश्चन है। लिखेंगे पारस्परिक विरोध को अर्थात व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति समाज, समाज समाज और देश देश के बीच के विरोध को अहिंसा और त्याग के माध्यम से मिटाया जा सकता है। जब हम स्वार्थ, त्याग, अन्य के लिए सोचते हैं तब विरोध खत्म हो जाता है। तो ये लिख लेंगे। अब देखिए, ये तो प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब हमको इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है और यह अथवा दिया गया तो इसको भी नहीं करना होगा, इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। ये तो कर लिए, अब इसको छोड़ देंगे। अब आपका दूसरा प्रश्न देखिए, ये आपका अब दूसरा प्रश्न है। ये तो गद्यांश था, गद्यांश खत्म हो गया। अब आपका पद्यांश यानी कि काव्य से आएगा। देखिए लिखा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये भी देखिए 2 + 2 + 2 = 6, यानी कि 3 यहाँ पे प्रश्न है और इस तीनों प्रश्नों में आपका 2-2 नंबर का। देख लीजिए यहाँ पे ये है। तो अब देखिए हम लोग ये करेंगे, सबसे आसान ये पद दिया गया है। क्या पद है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरे लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। देखिए यहाँ पर सूरदास का यहाँ नाम आ चुका है, तो आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं कि यह सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। तो आप लोग पढ़े हैं, पद से है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा गया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, फिर यहाँ दूसरा पद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए यहाँ रेखांकित किया गया है और दिए गए पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो ये आपका लिखना होगा यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पे वही बात कि पहले पंक्ति में 2-3 शब्द यहाँ लिख देंगे और लास्ट की पंक्ति में 2-3 शब्द यहाँ लिख देंगे। यानी चरण कमल बंदो हैराई डॉट डॉट बार बार बंदोती ही पाई, मतलब समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आप इसका ही व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखा गया है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। तो लिखेंगे यह पद्यांश भक्ति काल के महान कवि सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महान कृपा का वर्णन किया है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए क्या करना है, इतना लिखने के बाद से आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन। अब लिखना है कि पद्यांश के, क्या लिखना है आपको, पद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि उपर्युक्त रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार करने लगता है। आगे देखिएगा, यहां पे देखिए गूंगा भी फिर से बोलने लगता है और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है। बस इतना ही लिखना होगा। अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि दिए गए पंक्ति में अलंकार, मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। लिखेंगे दिए गए पंक्ति में रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार दिया गया है, बिल्कुल सही। अब यह भी प्रश्न आपका हो गया। अब इसके बाद से देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न। देखिए ये आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए इसी का हम लोग करते हैं। ये संस्कृत का आपका गद्यांश दिया गया है। देखिए 2 + 3, 2 नंबर आपका संदर्भ के लिए
और 3 नंबर आपका यहाँ पे अनुवाद के लिए हिंदी में 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। लिखा है विश्वस्य सठा ईश्वरम एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम, मतलब ये भारतीय संस्कृति से लिखा गया है। चलिए इसका हम हिंदी अनुवाद आपको कराता हूं। देखिए तो सबसे पहले वही बात इसमें भी करना होगा। सबसे पहले एक पंक्ति का पहला पंक्ति का 2-3 लाइन यहाँ पे और दूसरे लास्ट वाले पंक्ति का 2-3 लाइन यहाँ पे 2-3 शब्द यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ लिखा गया पहला उपर्युक्त संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। पहला प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए आप लोगों को क्या करना है। अब यहाँ पे लिखना है क्या, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। उपर्युक्त संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद पढ़िए। अब लिखेंगे ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है, उसका हिंदी अनुवाद है एक है और इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जड़ है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की अलग अलग नामों से पूजा करते हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जीन। आगे देखिए ये बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि एक ही परमात्मा के नाम है। इसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं, अतः सभी मतों का समानता एवं समान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। ये हिंदी अनुवाद हो गया। अब देखिए यह क्वेश्चन करने के बाद से यह क्वेश्चन में एक यहाँ पे आपका गद्यांश दिया जाएगा और एक गद्यांश आपका यहाँ पे, देखिए एक गद्यांश आपका यहाँ पे दिया जाएगा, ये वाला गद्यांश। तो इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का ही आपका यहाँ पे आंसर देना है। तो ये हम पहला कर लिए तो इसको नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है, लिखा है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का है। देखिए एक आपका गद्य दिया रहेगा और एक आपका यहाँ पे श्लोक दिया रहेगा, उसी को पद्यांश बोल देंगे। इन दो श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। चलिए हम सबसे पहले इसी को कर देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या आपको इसको करना होगा तो बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावे ही वीरता। तो इन दोनों में से किसी सर्वे भवन्तु वाला। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही बात क्या करेंगे जी, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः और डॉट 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 ऐसे लिख करके लास्ट में 2-3 शब्द लिख देंगे, दुख भाग भवेत् 2-3 शब्द लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ लिखेंगे पहला नंबर उपर्युक्त श्लोक का संदर्भ लिखिए। तो क्या है, लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्गृहित है या लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। हो गया, इतना आपका संदर्भ हो गया। अब लिखना है आपका हिंदी में अनुवाद। देखिए संस्कृत में जितने भी गद्यांश या पद्यांश आएंगे उसका आपको व्याख्या नहीं करना, केवल हिंदी अनुवाद करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया उपर्युक्त श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या है, कवि इस श्लोक में बताए हैं कि संसार में सब सुखी हो, सभी कल्याण हो, कभी सभी निरोग हो और सभी कल्याण देखें और कोई दुख का भागी न बने। बस इतना ही आपको इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। तो ये भी आपका प्रश्न हो गया। अब देखिए अब आपका ये प्रश्न खत्म हो चुका है, चौथा प्रश्न हो गया। अब हम करेंगे 5वां प्रश्न, ठीक है ना। देखिए 5वां प्रश्न क्या लिखा गया है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ देखिए 3 प्रश्न यहाँ दिया गया है और आपका यहाँ देखिए 4 प्रश्न आपको यहाँ दिया गया। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे लगभग आपको मैं समझाया था, यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे 7 प्रश्न दिया जाएगा। जो प्रश्न संख्या 5 है ना, इस 5 में आपको 7 प्रश्न दिया जाएगा, लेकिन आपको तो 7 प्रश्न नहीं करना है,
आपको केवल एक ही प्रश्न करना है, लेकिन इस सातों प्रश्न में से किस प्रश्न को करेंगे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप कौन से जिले से हैं देख लीजिएगा और अपने टीचर से ये बात पूछिएगा कि हमको कौन सा काव्यखंड पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ जिस जिले में हम हैं यानी कुशीनगर जिले में, तो हमारे यहाँ इस जिले में चलता है मेवाड़ मुकुट। क्या चलता है? मेवाड़ मुकुट। तो हम मेवाड़ मुकुट का ही लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा अपने पेपर में या अपने सर से पूछ लीजिएगा कि हम लोग को कौन सा काव्यखंड पढ़ना है, क्योंकि हर जिले का अलग अलग हो सकता है, होता भी है, ठीक है ना। जैसे 7 क्वेश्चन दिया गया तो 7 जिला में 7 बनता है आपका सेट, तो वह अलग अलग जिलों में होता है। तो हमारे यहाँ क्या चलता है? मेवाड़ मुकुट। तो हम इसमें का पहला प्रश्न ही करेंगे, कोई किसी एक प्रश्न को करना होगा। देखिए लिखा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के तृतीय स्तर का सारांश लिखिए। चलिए हम इसी को लिख दें सारांश। कौन सा है आपका? ये 5वां प्रश्न है। चलिए देखिए, तो देखिए ये है मेवाड़ मुकुट, लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5वां और लिखेंगे तृतीय स्तर का सारांश। और लिखिए लिखेंगे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की तीसरी सर्ग पुत्र प्रेम को दर्शाता है, ठीक है, इतना लिख लेंगे। आगे लिखेंगे महाराणा प्रताप कुछ समय तक अपनी कुटिया के समक्ष खड़े हुए विचार करते हैं, फिर वृक्षों की घनी छाया में आंखें बंद किए हुए रानी लक्ष्मी के कष्टों के विषय में सोचते हैं। वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से ही यश की प्राप्ति होती है। मेवाड़ को मुक्त कराना ही उनका मूल कर्तव्य है। इसके लिए वह अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार हैं। वे सोचते हैं कि मैं ही अपने कर्तव्य पथ से विचलित क्यों हूं। मान सिंह जैसा वीर उसके इशारे पर नाच रहा है। अकबर की साम दाम दंड भेद की नीति से मैं ही शेष बचा हूं, इसलिए अपनी प्राण की परवाह न करते हुए मेरा कर्तव्य है कि मैं ईमानदारी से अपनी और अपनी राज्य की रक्षा करूं, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके बाद से कौन सा प्रश्न है। और देखिए इसके बाद से प्रश्न संख्या 6 है। इस प्रश्न संख्या 6 में क्या बोला है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे पहला दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और देखिएगा यहाँ पे आपका दिया गया है ये, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन तीनों जीवन परिचय में से किसी एक जीवन परिचय को ही आपको लिखना होगा, और ये आपका 5 नंबर का है। तो मैं आप सबको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूं, बहुत ही सलाह की बात, बस आपको और हमारे बीच में होना चाहिए और कोई नहीं जानना चाहिए। देखिए क्या इसमें जो लेखक में है, आप लोग 2 जीवन परिचय 100% याद कर लीजिएगा। कौन कौन? देखिए पहला नंबर आपका राजेंद्र प्रसाद और दूसरा नंबर आपका जयशंकर प्रसाद। इन दोनों में से हर पेपर में एक ना एक मिल जाएगा आपको। 2 याद कर लेंगे, 100% बोर्ड एग्जाम में कोई एक लड़ जाएगा। और इसमें देखिए जो आपका ये है कवि लोग में 2 आपका जीवन परिचय 100% याद करके जाइएगा, कोई एक लड़ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। पहला एक महाकवि सूरदास का और एक महाकवि तुलसीदास का, 2 लोग का अगर आप लोग याद कर लेंगे तो 100% है कि आप दोनों में से कोई एक पेपर में आएगा ही आएगा। देखिए इसमें हम लिखने वाले हैं इनका, इस पेपर में से हम लिखने वाले हैं इनका जीवन परिचय। किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे लिखना होगा। देखिए आप लोगों को हम यहां पे समझाते हैं। देखिए ये आपका है जीवन परिचय, और इस जीवन परिचय को हमको कैसे लिखना होगा। चलिए देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क लिखेंगे, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए ऐसे ही आपको करना होगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जीवन परिचय, लिखेंगे यहाँ पे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय लिखने से आपको यह बात समझ में आएगा एग्जामिनर को कि सबसे पहले वह यहाँ पे अगर जांच कर लेगा तो वह समझ जाएगा कि लड़का पढ़ने में अच्छा है और इसको जांच किए बिना भी नंबर आपको दे सकता है।
ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे नाम। नाम में क्या देना होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। दूसरा पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल। माता का नाम पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। जन्म स्थान क्या है? अगोना उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2 फरवरी 1941 और भाषा खड़ी बोली। इतना हो जाएगा। अब लिखिएगा नीचे अब जीवन परिचय दीजिएगा, हेडिंग यहाँ पे जीवन परिचय। और इसमें क्या लिखना है कि शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं आलोचक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो तथा माता श्रीमती विभासी देवी विदुषी और एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई थी और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट आगे लिखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखिएगा इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद इन्होंने मिर्जापुर के एक न्यायालय में नौकरी की। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। इसी समय इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। अंत में इस महान आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और नाटककार का सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इतना लिख लीजिएगा। अब इनका हमको 2 प्रमुख रचना लिखना है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। यहाँ पे हम 4 लिखे हैं, आपको 2 ही लिखना होगा पेपर में। आप लोग याद कर लीजिएगा। चिंतामणि पहला, मित्रता दूसरा, तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास और चौथा 11 वर्ष का समय। तो ये चारों में से आपको 2 ही लिखना होगा पेपर में। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इसको, ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां बोला है ख कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है महाकवि तुलसीदास, दूसरा है बिहारी लाल, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब देखिए तो चलिए इसका हम महाकवि तुलसीदास का ही लिखते हैं इस पेपर से। ठीक है ना, तो देखिएगा ये आपका है यहां पर, ये देखिए ये है आपका महाकवि तुलसीदास का जीवन परिचय। यहां लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 का एक ख है। लिखेंगे महाकवि तुलसीदास, यहां लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। नाम महाकवि तुलसीदास, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी, जन्म सन 1532 और विक्रमी देखेंगे तो विक्रमी संवत 1589, जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश, मृत्यु सन 1623 ईस्वी। भाषा ब्रज भाषा और अवधी, मतलब ये भाषा ब्रज भाषा और अवधी में भी ये काम किए हुए हैं। आगे अब लिखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग जीवन परिचय। लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के महान संत और कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास का जीवन अत्यंत कष्टमय रहा। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण दासी चुनिया ने किया, किंतु विधि का विधान ऐसा था कि मात्र 5 वर्ष की आयु में ही चुनिया भी चल बसी और तुलसीदास पूरी तरह से अनाथ हो गए। इस कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर की कृपा उन पर बनी। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखना है, आगे लिखिएगा कि बनी रही और इन्होंने इस परिस्थिति में ही अनेक बड़े बड़े महाकाव्य जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा इत्यादि की रचना की, जिनसे उन्हें युगों युगों तक
अमर कर दिया। वाराणसी में अपनी जीवन का अधिकांश समय बिताने के बाद सन 1623 ईस्वी में उनका वहीं निधन हो गया। ये लिख लेंगे। अब लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहला रामचरितमानस, बिल्कुल बहुत फेमस है रामचरितमानस। दूसरा विनय पत्रिका। तीसरा हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा भी इनके ही द्वारा लिखा गया है। इसमें पढ़ते हैं कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सिर भूप। तो ये जो हनुमान चालीसा है तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद से यहाँ पे ये लिखेंगे दोहावली। दोहावली क्या है जी आपका? ये भी उनका एक रचना है। और ये जानकी मंगल उनका ही रचना है और पार्वती मंगल भी उनका ही रचना है। तो ये तुलसीदास के इतने रचने हैं, इनमें से किसी दो को आपको याद करना है और पेपर में लिखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए लिखा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखिए 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 यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा, ये दो श्लोक यहाँ पे दिया गया है। क्या करते हैं बच्चे कि इसी श्लोक को याद करते हैं और इसको लिख देते हैं। मान लीजिए ये दोनों आया है तो इन श्लोक को छोड़ करके लिखना है। इन श्लोक को नहीं लिखना है, आपको पेपर में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दिया हूं। प्रश्न संख्या ये 7वां है। कौन सा है आपका? ये 7वां है। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 7, श्लोक संस्कृत। अब देखिए वह दोनों आया था उसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। क्या है? अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानति स पंडितः। यह आप लोग श्लोक लिखेंगे तो आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे देखिए इसका अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये प्रश्न आपका है यहां पर। अब ये वाला है 8वां नंबर प्रश्न। लिखा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास 2 दिन की अवकाश के लिए एक निवेदन पत्र लिखिए। जैसे आप लोग छोटे से ही जब हम लोग पढ़ने नहीं जाते थे तो एक एप्लीकेशन लिखते थे सर के पास कि सर जी हमको छुट्टी दे दीजिए, तो वैसे ही आपको लिखना होगा। बस आपको तरीका से लिखना होगा कि नंबर मिल जाए। तो बिल्कुल सही, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, ये वाला आपका यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न संख्या आपका 8वां है। तो इस प्रश्न संख्या में आपको क्या लिखना, लिखेंगे यहाँ पे निवेदन पत्र। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे क्लास 7th 8th 9th में, अभी भी लिखते थे 10th में भी, वैसे ही लिखना है। लिखना है सेवा में। क्या लिखना है यहाँ पे आपको? सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, सेवा में लिखेंगे कॉमा लगाएंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी लिखेंगे यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। और जो आपका स्कूल है यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। तो स्कूल का नाम मान लीजिए, मेरे स्कूल का नाम है मां शारदा हाई स्कूल, तो लिखेंगे मां शारदा हाई स्कूल। और हिंदी मीडियम है तो हिंदी माध्यम लिख देंगे। ये लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, हमारा स्कूल है तमकुही रोड में, तो लिखेंगे तमकुही रोड कुशीनगर। तमकुही रोड कुशीनगर। जिस स्थान पे आपका यह स्कूल है उसका एड्रेस यहाँ देना है, किस जगह पे है, ये लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे विषय। विषय लिखना बहुत जरूरी है। विषय लिखेंगे तो आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा। लिखेंगे विषय 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, इतना लिख देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि आदरणीय महोदय या महोदया। अगर प्रिंसिपल लेडीज है तो लिखेंगे महोदया, अगर प्रिंसिपल पुरुष है तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, महोदय। लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं राजू कुमार कक्षा 10वीं का छात्र हूं, अपना नाम लिखिएगा और लिखिएगा 10वीं का छात्र हूं। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि मुझे कल से बहुत तेज बुखार है, या बुखार दे सकते हैं, या अपने घर शादी पड़ा है तो बोल देंगे कि मेरी बहन की शादी है, मेरे भैया का शादी है, या मैं कुछ आवश्यक कार्य के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं, तो वो भी आप यहाँ पे कारण दे सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि मुझे कल से बहुत तेज बुखार है जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। अतः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मुझे दिनांक 24/2/2026 से 26/2/2026 2 दिन का
तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ये लिख दीजिएगा। अब इधर यहाँ पे राइट साइड में आप लिखिएगा यहाँ पे धन्यवाद, क्या लिखेंगे? धन्यवाद। और यहाँ दिनांक, जिस दिनांक को यहाँ पे लिख रहे हैं इस एप्लीकेशन को, यहाँ पे दिनांक दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद से इधर लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे लिखना है आपको आपका आज्ञाकारी छात्र, जो नाम होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पेपर में अपना नाम यहाँ नहीं लिखिएगा, मत लिखिएगा, कुछ भी XYZ ऐसे लिख लीजिएगा। कक्षा 10वीं और रोल नंबर अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो ये आपका जो प्रधानाचार्य पे लिखना था प्रार्थना पत्र, तो ये ऐसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। अब अगला प्रश्न है ये वाला 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चलिए मैं आप सबको समझा देता हूं, बहुत ही आसान प्रश्न ये आपको दिया जाता है पेपर में, आप लोगों को थोड़ा सा घबराने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पहला प्रश्न है कि चंद्रशेखर क आसित, आप लोग पढ़े हैं, ऐसे भी पढ़े हैं इतिहास में कि चंद्रशेखर क आसित मतलब चंद्रशेखर कौन थे, तो चंद्रशेखर एक देशभक्त थे, देशभक्त थे। लिख देंगे यहाँ पे चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित। अभी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, वीर केन पूज्यते, आप लोग पढ़े हैं कि वीर केन पूज्यते मतलब वीर को कौन पूजते हैं, तो वीर को वीर ही पूजते हैं, यानी कि वीर वीरड़े पूजते, लिखेंगे यहाँ वीर वीरड़े पूजते। या वीर कहाँ पूजे जाते हैं, तो वीर हर स्थान पर पूजा जाता है, ये लिख लेंगे। अब देखिए लिखेंगे वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थित, मतलब वाराणसी जो नगरी है वह किस नदी के किनारे है, तो वाराणसी नगरी आपका गंगा नदी के किनारे है। तो बस यहाँ कस्या है ना, यहाँ पे गंगा के और सब उसी को वैसे का वैसे ही लिखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, इतना लिखने का क्या करना है, यहाँ पे आपका 4 नंबर है ये, ज्ञान कुत्र संभव, तो यानी कि ज्ञान कहाँ संभव है, तो ज्ञान हर जगह संभव है, तो लिखेंगे ज्ञान सर्वत्र संभवती। आइए इसको हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे ये प्रश्न संख्या 9 का पहला क्वेश्चन कि चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित। दूसरा प्रश्न का आंसर था आपका कि वीर वीरड़े पूज्यते हैं। तीसरा था आपका कि वाराणसी नगरी गंगा नद्या कुले स्थित, और आपका चौथा था ज्ञान सर्वत्र संभवती। तो इन चारों प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर ही आपको देना है। या हम 4 लिख दिए हैं जानबूझ के, लेकिन आपको कोई 2 ही देना होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न आता है, और आप लोग डरते हैं संस्कृत से, डरना नहीं है, बस समझना है, आराम से आप लोग यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका और लास्ट प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना आपको पेपर में आता है और आप लोग तैयार कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए पहला है बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है मेरे प्रिय कवि, और आपका चौथा है पर्यावरण प्रदूषण। मैं आप सबको यहाँ पे एक सलाह बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आप लोगों को निबंध तैयार करना है तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग पहला नंबर लिख लीजिए। पहला नंबर आप लोग लिखिएगा बेरोजगारी पर, किस पर, बेरोजगारी पर, और ये 100% की आएगा, इसमें से कोई एक लड़ जाएगा। पहला बेरोजगारी, दूसरा आप लोग आतंकवाद, 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 तीसरा आपका जनसंख्या वृद्धि, क्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। आपका चौथा लिखेंगे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण, क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। और आपका 5वां लिखेंगे मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि। और एक और आप लोग लिख लीजिएगा, एक और क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे बहुत ही चर्चा में है, तो आप लोग एक यहाँ पे लिखेंगे, क्या, यहाँ पे लिखेंगे महाकुंभ, लिखेंगे महाकुंभ, महाकुंभ पे, क्योंकि महाकुंभ बहुत चर्चा में है, कहीं पेपर में आ सकता है। तो अगर आप लोग 6 टॉपिक पे आप लोग अगर निबंध तैयार कर लेते हैं तो आपका भाई ये 100% वादा करता है, या आप अपने हमको सर मानते हैं, तो ये आपका सर जी वादा करते हैं कि इसमें से एक
जो टॉपिक है जरूर आपको पेपर में मिल जाएगा, यानी कि लड़ जाएगा। तो बस इतना तैयार कर लीजिएगा, कोई एक लड़ जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आप सबको बेरोजगारी पर ही बता देता हूं, यानी कि इसमें से हम देखेंगे बेरोजगारी पर निबंध कैसे लिखते हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा और ध्यान रहे कि ये जो आप अपना इसमें निबंध लिखेंगे ना, मात्र 2 पेज का ही लिखेंगे। पेपर में आता है 200 से 250 शब्दों में या 300 शब्दों में, उससे अधिक नहीं लिखेंगे। ज्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, जो भी लिखिएगा सटीक लिखिएगा, ताकि कि जो जांच करे उसको लगे कि हाँ लड़का पढ़ा लिखा बढ़िया से है। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 10, लिखेंगे निबंध। क्या लिखेंगे? निबंध। बेरोजगारी की समस्या लिखेंगे परिचय या प्रस्तावना। लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ है योग्य और इच्छुक व्यक्ति का रोजगार न मिलना या न मिल पाना। यह समस्या आज भारत समेत पूरे विश्व में गहराई से फैल चुकी है। बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक अव्यवस्था और मानसिक तनाव का भी कारण बनती है। बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी लिखेंगे यहाँ पे बेरोजगारी के कारण, लिखेंगे बेरोजगारी के कई कारण है। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं। दूसरा कारण शिक्षा व्यवस्था है, जो आज भी अधिकतर सैद्धांतिक है और व्यावसायिक कौशल नहीं देती। तीसरा कारण औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति, जिससे मशीनें मानव श्रम की जगह ले रही है। मतलब मशीन मानव की जो काम है वह मशीन कर रही है। साथ ही आर्थिक मंदी, निवेश की कमी और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी बेरोजगारी बढ़ाते हैं। ये लिख लीजिएगा। आगे लिखिएगा अब बेरोजगारी के प्रभाव। लिखेंगे बेरोजगारी के गंभीर परिणाम समाज और व्यक्ति दोनों पर पड़ते हैं। व्यक्ति निराशा, अवसाद और असंतोष का शिकार होता है। आय न होने से गरीबी बढ़ती है और जीवन स्तर गिरता है। समाज में अपराध, भ्रष्टाचार और असामाजिक प्रवृत्तियां पनपने लगती है। वहीं राष्ट्र की प्रगति भी बाधित होती है, क्योंकि श्रम शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। अब लिखिएगा बेरोजगारी के उपाय। पहला क्या है? बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे पहले शिक्षा को रोजगार मुख बनाना होगा। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सरकार को उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। डिजिटल और गिग इकोनॉमी भी नए अवसर प्रदान कर सकती है। ये लिख लेंगे। इसके बाद से क्या करना है देखिए, अब लिखेंगे निष्कर्ष। लिखेंगे बेरोजगारी एक गहरी चुनौती है, परंतु सही नीतियों, कौशल विकास और उद्यमिता का बढ़ावा देकर इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। जब हर हाथ को काम मिलेगा तभी राष्ट्र वास्तविक प्रगति कर सकेगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। ठीक है ना। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करते हैं ना, तो 100% ये वादा है कि आप लोग आराम से 70 में 65 से 68 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत